नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात पुलवामा हमले में शहादत देने वाले वीर जवानों और शहादत पर जारी सियासत की। 2 साल पहले आज ही के दिन पुलवामा में आतंकियों ने हमारे सपूतों पर जानलेवा हमला किया। फिदाइन हमले में 40 जवान शहीद हो गए, मगर यह हमला हुआ कैसे, किसने किया, किसकी साजिश थी? ऐसे ही कई सवाल कांग्रेस ने तब भी पूछे थे, आज भी पूछ रही है। इस बार सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। चौदह फरवरी, ये वही तारीख है जब ठीक 2 साल पहले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों ने हिंदुस्तान को ऐसा जख्म दिया जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आतंकी ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया और विस्फोटकों से भरी कार जवानों की बस से भिड़ा दी। इस फिदाइन हमले में देश ने अपने 40 वीर सपूतों को खो दिया। इसके बाद हमारे रणबांकुरों ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर जवानों की हत्या का बदला ले लिया। इस जख्म को भले ही 2 साल बीत चुके हों, मगर सियासत आज भी इस पर जारी है। उस वक्त भी कांग्रेस के नेताओं ने हमले पर सवाल उठाए थे, आज भी कांग्रेस ने इस हमले पर सवाल उठाए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर पुलवामा शहीदों को नमन किया और सवाल पूछा, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच 300 किलो आरडीएक्स पहुंचा कैसे? बघेल ने ट्वीट में लिखा, सवाल तो है साहिब, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा? कौन था इस षड्यंत्र के पीछे? पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को कोटि कोटि नमन। राष्ट्र उनकी शहादत को सलाम करता है। सीएम के इस ट्वीट के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में बवाल हो गया। सीएम के ट्वीट पर कांग्रेस ने सफाई दी और कहा कि जनता जानना चाहती है इतनी बड़ी साजिश हुई कैसे। तो वहीं बीजेपी ने सीएम और कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के माध्यम से पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ उन्होंने सवाल खड़ा किया कि हमारे देश के सबसे सुरक्षित जोन में 350 किलो आरडीएक्स लेके आतंकवादी कैसे घुस गए। इस षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए। तो इसमें नेता प्रतिपक्ष को क्यों पीड़ा हो रही है? क्या है, मुख्यमंत्री जी को किसी के प्रति विश्वास नहीं है और उनका काम केवल एक है, एक पत्र लिखना और एक आरोप लगाना। और यही कांग्रेस की राजनीति है कि हर चीज़ में विश्वास करना, चाहे वो सरकार के ऊपर में हो, चाहे कोर्ट के ऊपर में हो या सेना के ऊपर में हो। अब सवाल ये है, जब पाकिस्तान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी खुद पुलवामा हमले को इमरान सरकार की कामयाबी बता चुके हैं, सेना और एजेंसियां उस आतंकी की पहचान कर चुकी हैं जिसने फिदाइन हमले को अंजाम दिया, तो फिर कांग्रेस और क्या जानना चाहती है? सवाल यह है, क्या सेना के चाक चौबंद इंतजामों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं या इंतजामों में उस दिन हुई किसी चूक को उजागर करने की कोशिश की जा रही है? और सवाल यह भी कि शहादत पर कब तक सियासत होती रहेगी? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। सवाल बहुत सारे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता अनुराग सिंह देव जी, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता आरपी सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मधुकर जी, आरपी सिंह जी और अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आरपी सिंह जी आपसे। आरपी सिंह जी, सर, जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि पाकिस्तान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी भरी महफिल में यह मान चुके हैं कि पुलवामा अटैक उनके लिहाज से इमरान सरकार की बड़ी कामयाबी था। वो आतंकी कौन था जिसने फिदाइन हमला किया? एजेंसीज और सुरक्षा बलों ने उसे भी ढूंढ निकाला था, उसकी पहचान ढूंढ निकाली थी। सर, और क्या है जो आप जानना चाहते हैं इस हमले के पीछे? देखिए, अगर पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी थी, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि मोदी सरकार के लिए उतनी ही बड़ी नाकामयाबी थी। हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो इसलिए पूछते हैं कि एक राजनीतिक दल होने के नाते जनता ने आपको चुना है और हमें सवाल पूछने का अधिकार है। जहां तक धर्मलाल कौशिक की बात में सुन रहा था, तो
तो हर बात पर शिखंडी की तरह सेना की आड़ लेके पीछे मत छुपिए। जनता को ये जानने का अधिकार है कि हाई रिस्क जोन में जब गुप्तचर एजेंसियों के पास ये सूचना थी कि केनवाय पर हमला हो सकता है और सीआरपीएफ के डीजी ने लिखा था कि एयरलिफ्ट की परमिशन दी जाए, तो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि जिस देश का प्रधानमंत्री अपने सैर सपाटे के लिए 8,500 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीद लेता है, वहां सिपाहियों को हवाई जहाज से बैठाकर वहां से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इतना हाई रिस्क जोन जहां पर जगह जगह बैरिकेड होते, जम्मू कश्मीर आप गए आसिफ भाई देखते होंगे, इतने सारे बैरिकेड्स को पार करके 300 किलो आरडीएक्स पहुंच जाता है, सेना के कनवाय से टकरा जाता है। ये आरडीएक्स लेके आया कौन और इसको वहां तक पहुंचाने की छूट दी किसने? और तीसरा सबसे अहम सवाल जो है कि डीएसपी देविंदर सिंह, जिसके साथ हिजबुल मुजाहिदीन के 2 नक्सली गाड़ी में पकड़े गए, और जब डीआईजी ने उसको रोका तो उसने कहा था कि साहब ये गेम है, खराब मत कीजिए। ये कौन सा गेम था जो आपका डीएसपी खेल रहा था और उसकी पदस्थापना पुलवामा के दौरान उसी क्षेत्र में थी? तो इस गेम को जानने का अधिकार देश की जनता को है। तो आप सामने आइए। और सबसे बड़ी बात आसिफ भाई कि इस घटना को 2 साल हो गए। 2 साल में इसकी 2 जांचें चल रही है। पहली जांच चल रही सीआरपीएफ, वो कर रही है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, सीओआई जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरी इस देश की सबसे एलीट जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। तो 2 साल बीत जाने के बाद भी आप चार्जशीट पेश नहीं कर पाते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी होती है और केंद्र की सरकार हिल जाती है। तत्काल उस मामले की पूरी जांच एनआईए को सौंप दी जाती है और निर्धारित 90 दिन की समय सीमा पूरी होने के बाद एनआईए चार्जशीट पेश नहीं कर पाती है और देवेंद्र सिंह जो बड़ा गेम खेल रहे थे उनकी जमानत हो जाती है। तो मोदी सरकार ऐसे लोगों के साथ मेहरबान क्यों है? ये देश की जनता को जानने का अधिकार और यही सवाल हम पूछ रहे हैं। ठीक, मैं आरपी सिंह जी इस पर आता हूं आपके पास। अनुराग जी, सवाल चूंकि आरपी सिंह जी ने पूछे, कांग्रेस ने पूछे, मुख्यमंत्री ने पूछे, तो आपके पास मौका है जवाब देने का। आप बोलिए सर। आसिफ जी, कांग्रेस का चरित्र रहा है शुरू से ही कि सेना का जब भी कोई विषय आता है तो वो सबूत मांगने लगते हैं। जब भी कोई सेना के मामले आते हैं तो उसमें उनको तथ्य चाहिए रहते हैं। आशंका प्रकट करना कांग्रेस की आदत रही है और उसी तारतम्य में इन्होंने पुलवामा हमले को भी जोड़ के देखा है। मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि एनआईए ने इसकी बहुत विस्तृत रिपोर्ट लगभग 1423 पन्नों की सबमिट कर दी है। यदि उनको बहुत सारी जानकारियां चाहिए तो 1423 पन्ने की विस्तृत रिपोर्ट वो अच्छे से जाके पढ़ सकते हैं और उसमें यदि उनको लगता है कि कोई कमी है या कोई बात है तो उस पर वो जाकर उस पर चर्चा कर सकते हैं और उस पर प्रश्न उठा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि ये प्रश्न कर रहे हैं कि पुलवामा विस्फोट कैसे हुआ, तो मैं तो ये इनसे पूछना चाहूंगा कि 12 मार्च 1993 को मुंबई बम ब्लास्ट कैसे हुआ और वहां कैसे गोला बारूद पहुंच गया, जिसमें 257 लोग मारे गए। और उसके बाद दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट जो अक्टूबर में 2005 में हुआ, इसमें 63 लोग मारे गए, 210 लोग घायल हो गए, वहां पर कैसे वो बारूद पहुंच गया था। तो इस तरीके से यदि मैं गिनाना शुरू करूं अभी, चाहे 2008 में 2007 में समझौता एक्सप्रेस धमाका हो या फिर हैदराबाद में जो धमाका हुआ, नहीं ऐसे तो फिर 2001 में संसद पर हमला भी हुआ था सर, उस वक्त आपकी सरकार थी। लेकिन ऐसी घटनाओं पर अगर हम, जाहिर बात है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ये अगर केंद्र सरकारों की नाकामी है तो फिर दोनों तरफ से सवाल उठाएंगे। बिल्कुल ठीक है अनुराग जी, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। मधुकर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मधुकर सर, कांग्रेस के जो ये सवाल हैं, क्या ये कांग्रेस पर उल्टे इसलिए पड़ रहे हैं या बीजेपी उन सवालों के जरिए से कांग्रेस पर इसलिए हमरावर है? क्योंकि अगर आप जब चूक की तरफ इशारा करते हैं, आप फेल्योर की तरफ इशारा करते हैं, तो चूंकि व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं एजेंसियों की या उन्हीं बड़े सैन्य अधिकारियों की है, तो ऐसे में ये एक सवाल उन्हीं एजेंसियों, उन्हीं सैन्य अधिकारियों पर चला जाता है जिस पर देश शायद सुनना नहीं चाहता। वो अपने अधिकारियों, सेना के खिलाफ नहीं सुनना चाहता। और ये बड़े संवेदनशील मसले हैं जिन पर मुझे नहीं पता कि कितना रिस्क लेकर कांग्रेस इस पर सवाल पूछती है और क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। मधुकर जी। जी आसिफ जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। दरअसल इस तरह के जो संवेदनशील विषय होते हैं
उनको राजनीतिक नज़रिए से और राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जहाँ तक आज का जो संदर्भ है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने जो ट्वीट किया है, मैंने भी उसको देखा है, उसमें उन्होंने सेना पर कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने सरकार से एक सामान्य सवाल पूछा है कि भाई इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी ये आरडीएक्स पहुंचा कैसे। ये जानने का और ये सवाल पूछने का तो इस देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अधिकार है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील इलाका आज भी है। सैन्य गतिविधियां वहां जिस तरह से चल रही हैं और जिस तरह से आतंकी और देशद्रोही तत्वों के नापाक इरादे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे तो बड़ा साफ है कि केंद्र सरकार बहुत दृढ़ता के साथ कदम उठा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो सवाल पूछा है, मुझे लगता है उसके पीछे कोई राजनीति नहीं नजर आ रही है। उन्होंने सेना से कोई सवाल नहीं पूछा, सैन्य अधिकारियों से कोई सवाल नहीं पूछा, रक्षा मंत्रालय से कोई नहीं सवाल पूछा। उन्होंने कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मांगी जिस संदर्भ में ये कहा जाए कि भाई आप गोपनीयता को भंग करना चाहते हैं, आप ऐसी गोपनीय जानकारी मांग रहे हैं जिसको नहीं दिया जा सकता, जिसे देना देश हित में नहीं है। लेकिन जहां तक सैनिकों के मनोबल की बात है, इससे मनोबल को बढ़ाने के लिए हम हर देशवासी को ऐसी बातें की जानी चाहिए ताकि सेना के मनोबल पर किसी तरह का असर ना पड़े। देखिए ये जो सीआरपीएफ के जवान 40 जवान शहीद हुए थे, आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है। उनकी बहादुरी को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को सर झुका करके सलाम कर रहा है। गर्व है ऐसे वीर जवानों पर। नहीं तो मधुकर सर, देश के मुख्य विपक्षी दल की तरफ से इस तरह के सवाल पूछे जाने से क्या सेना का मनोबल कम हो रहा है, या दरअसल सेना भी बेहतर जानती है कि ये सवाल हमसे नहीं बल्कि व्यवस्था से, सिस्टम से पूछे जा रहे हैं और उनका मनोबल हमेशा से हाई है? देखिए, अगर सेना से सीधे सवाल पूछे जाएं, सैन्य मंत्रालय से सवाल पूछे जाएं, सैन्य अधिकारियों से पूछे जाएं, उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए, सेना के अधिकारियों या सेना के जवानों के शौर्य पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए, ये एक अलहदा विषय है। लेकिन एक सामान्य सा सवाल अगर कोई भी पूछता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे आम नागरिक हो, तो उस सवाल का जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो आज सवाल मुख्यमंत्री ने पूछा है, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिससे कोई गोपनीयता भंग होती है या देश के ऐसी जानकारी जिसको न दी जा सके। उन्होंने सीधा सा सवाल पूछा है कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद ये आरडीएक्स कितना वहां कैसे पहुंचा। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्वीट में 300 किलोग्राम लिखा है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 6 से 650 किलोग्राम के आसपास आरडीएक्स है। खैर जो भी है, लेकिन सेना के मनोबल को रखने के लिए हम सब ऐसी बातें करें जिससे ऐसा लगे कि वाकई हमारा राष्ट्र है, हम वो अपने जवानों के साथ खड़ा है। ठीक सर, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास, जितने हमारे जवान प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल मधुकर जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर केंद्र में मोदी सरकार के रहते पुलवामा अटैक हुआ और उसके लिए आप जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं या इशारा दे रहे हैं कि यह मोदी सरकार का फेलियर है, सैनिकों का नहीं, तो फिर राज्य में आपकी सरकार है और यहां नक्सल हमले में किसी भी जवान की अगर शहादत होती तो क्या सीधे तौर पर उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं? उसी एंगल से, जिस एंगल से आप जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो नक्सलवाद और आतंकवाद की तुलना करना बेमानी है। जो नक्सली हैं वो हमारे देश के अंदर के लोग हैं और जो आतंकवादी वो देश के बाहर के लोग हैं। इसलिए इससे अपना कल चर्चा नहीं करेंगे। जो मुख्य मुद्दा है मैं उसी पे आता हूँ। देखिए, ये घटना ऐसे समय पर होती है जब लोकसभा का चुनाव सर पर होता है, और जब ये घटना घटित हो जाती है उसके बाद मोदी जी पूरे देश भर में घूम के कैंपेन करते हैं और ये कहते हैं कि जो फर्स्ट टाइमर वोट्स हैं, जो युवा लोग हैं जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, क्या उनका पहला वोट पुलवामा के शहीदों को नहीं मिल सकता? इसका मतलब क्या है? 40 लोग की शहादत पर आप वोटों की भीख मांगने निकले हैं? ये मंशा कहीं ना कहीं आपकी स्पष्ट है और इसीलिए शक की सुई गहरा जाती है कि जब 40 जवानों की मौत का हिसाब मांग रहे हैं तो आप सेना के पीछे छुप जाते हैं। अरे सेना से इतना ही प्यार तो हवाई जहाज दे देते, जवान सुरक्षित आ जाते। अभी एक वीडियो किसान आंदोलन के दौरान, आसिफ भाई आपने देखा होगा, बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। सीआरपीएफ और सेना के जवान जो उस समय नौकरी में थे, उनका वीडियो है कि ऐसे समय पर जब हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर वहां पे बैरिकेड्स होते हैं, वो सारे बैरिकेड कैसे हटा दिए गए, सारे नाके कैसे खोल दिए गए। और आप भी बेहतर जानते हैं कि जहां से आर्मी का या सुरक्षा बलों की कन्वाई गुजरती है, वहां पे सिविलियंस की गाड़ी को जाने की कोई परमिशन नहीं होती है। तो आश्चर्यजनक घटना है
कि सारे बैरियर खोल दिए जाते हैं, सारे अवरोध हटा लिए जाते हैं, एक सिविलियन गाड़ी जाके केनवाय में घुस जाती है। तो इन प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। और मेरे भाई अनुराग ने आप बोल रहे थे ना कि बॉम्बे में हमला हुआ था, बॉम्बे हमले के जितने आरोपी थे सब अपने अंजाम तक पहुंचाए जा चुके हैं। 2001 में संसद पे हमला हुआ था, उसके आरोपियों को आपने बैठा के बिरयानी खिलाई, हमारी सरकार ने फांसी पे लटका दिया। ये पहली आतंकी घटना इस देश में जिसकी जांच 2 साल होने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही है। कौन दोषी है, कौन उसमें शामिल था, आज तक सरकार या तो बताना नहीं चाहती है या कुछ छुपाना चाहती है। एक आतंकवादी का नाम जो बार बार सामने आता है वो अब्दुल डार। तो अब्दुल डार अगर उसमें शामिल था तो घटना में मारा गया, बाकी लोग कौन थे? ये सरकार उनका चेहरा सामने लाने से क्यों बचना चाहती है? मैं इस पर आरपी सिंह जी आ रहा हूं आपके पास। 2 बातें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। पहला ये कि देश की सरकार सरहद पर नहीं लड़ती है, सेना लड़ती है। तो पराक्रम का जो अधिकारी है वो उसे ही उसका अधिकार और श्रेय मिलना चाहिए। सरकारें विचारधारा और इच्छा शक्ति दिखाती हैं, सोर्सेज जुटाती हैं, सोर्सेज मुहैया कराती हैं। जवान जान देता है, जवान ही छाती आगे करता है। अनुराग जी, मेरा आपसे एक सवाल है। अनुराग जी, बड़ी मजबूती से जब ये बीजेपी और सरकार दावा करती हैं कि देखिए हमने पुलवामा का हमला एयर स्ट्राइक से लिया, बालाकोट में घुस के मारा। सर, आपने शहादत का बदला लिया, सेना ने शहादत का बदला लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बार बार आरपी सिंह जी जिस बात पर जोर दे रहे हैं वो ये कि बदला लिया एक चीज है, लेकिन वो शहादत हुई क्यों, वहां ऐसी क्या चूक हुई, वो उस पर जोर दे रहे हैं। देखिए आसिफ जी, सबसे बड़ी बात है किसी भी राजनीतिक एंगल के या राजनीतिक प्रतिनिधियों के बयान के मायने निकाले जाते हैं और उनका इंटेंशन देखा जाता है, उनका उसके पीछे सोच देखी जाती है कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने जब भी मुंह खोला है, तो चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक भी क्यों ना कर दे भारत की सेना पहली बार, तो उनको सबूत चाहिए रहते थे। और इस पर इन्होंने इनके शुरू सीनियर से लेकर सारे स्टेट के लीडर ने सबूत मांगे कि सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। तो ये तो सेना के मनोबल को हमेशा तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये उदाहरण रहा है, ये इतिहास रहा है कांग्रेस के लोगों का। और इसलिए मैंने कहा कि जब ये आरडीएक्स की बात उठाते हैं तो मैं बोला ना कि ये एनआईए की रिपोर्ट पढ़े, 1450 पन्ने की रिपोर्ट है, आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए किसकी गिरफ्तारी हुई। और भारत में उसके बाद से, मोदी जी के सरकार आने के बाद से आतंकवादी घटनाओं में बम विस्फोट की क्या स्थिति है ये आपको पता है, और उससे पहले क्या थी ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमने किस तरीके से आतंकवादियों को अंजाम तक पहुंचाया है ये भी आपको पता होना चाहिए। मुंबई बम ब्लास्ट के बाद आप क्या कर रहे थे, आपकी सरकार क्या कर रही थी? उस समय तो गृह मंत्री पर आरोप था कि वो कपड़े बदल रहे थे, और उसके बाद वो वहां पर पहुंचे थे। और उसके बाद अब पाकिस्तान के प्रति जब कसाब जैसे आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया तो आपने पाकिस्तान के खिलाफ क्या सीधी कार्रवाई की, ये भी आपको बताना चाहिए। तो आपका उद्देश्य सेना के मनोबल को कमजोर करना है, ये इंटेंशन आपका स्पष्ट मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। नहीं, अनुराग जी, इस पर आता हूं। आरपी सिंह जी, आपके पास भी आ रहा हूं। मधुकर सर, हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े कुछ सवाल हों, या आज मैं नहीं कहता कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीतिक एंगल से पूछा गया सवाल है मुख्यमंत्री का, आपने भी कहा ऐसा दिखता नहीं है, मैं भी उसमें मायने नहीं निकाल रहा हूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इतनी बारीक लाइन है दरअसल इस सेंसिटिव मामले में कि इसके आप जरा सा अगर 1 इंच इधर या उधर होते हैं, 1 सेंटीमीटर इधर उधर होते हैं, तो वो एक ब्लंडर भी हो सकता है, उसका आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। हाल में देश में कांग्रेस के प्रदर्शन बार बार बीजेपी का राष्ट्र प्रेम, सेना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का जिक्र और कांग्रेस के ये सवाल, आपको लगता है कि कांग्रेस भले ही एक विपक्ष के नाते भूमिका अपने निभा रही हो, लेकिन बीजेपी ने उसको भुनाया है? कांग्रेस उस कांग्रेस ने सवाल उठाकर जो गलती की, बीजेपी के लिए वो प्लस पॉइंट रहा है और उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है। देखिए आसिफ जी, मैं तो ये नहीं कह पाऊंगा कि कांग्रेस ने कोई गलती की सवाल उठा के। विपक्ष का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं उसके कि वो सवाल उठाए, सवाल पूछे। लेकिन स्वाभाविक तौर से हमारा जो सेंटीमेंट है हम भारतीयों का वो यही है कि देखिए सेना के मुताबिक कोई ऐसी बात ना हो जिससे लगे कि हम सेना के मनोबल को कमजोर कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से सवालात
ये हैं बीच बीच में, यानी बीच बीच में मैं कहूँगा शुरू से ही, तो उससे एक मैसेज तो ये जरूर गया है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस तरह के सवाल उठा करके सेना के मनोबल को नहीं तोड़ रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए लोग भी उतने ही राष्ट्रभक्त हैं जितने भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए कांग्रेस के लोगों की राष्ट्रभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जाना नहीं उठाया जा सकता। और ये बात बहुत बहुत अहम है, सेना की बात करते हैं, देशभक्ति का एक तो कोई यंत्र नहीं है जिससे देशभक्ति किसके भीतर कितनी समाई है नापा जा सके। देश अगर आज भी अखंड है, संप्रभुता हमारी ताकत अगर है, तो उसमें बीजेपी खुद मानती है कि ज्यादातर तो राज कांग्रेस ने किया है। तो आज भी अगर देश अपनी मजबूती के साथ खड़ा है, उसमें ज्यादातर अगर कांग्रेस का योगदान है, तो बीजेपी इसे भी स्वीकार करे। और दूसरा ये कि ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकारें अभी बनी हैं, बीजेपी की सरकारें पहले भी रही हैं, पहले बाकी सरकारें भी रही हैं, लेकिन ये देश हमेशा से था, है और रहेगा। अटल जी की भी वो लाइनें मुझे याद आती हैं कि ये देश सबसे अहम है, सत्ता आती है चली जाती है, लेकिन लोकतंत्र देश बहुत अहम है। विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना, और अगर विपक्ष किसी ऐसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है या सवाल पूछ रहा है जिसकी वजह से हमारे जवानों की कुर्बानी हुई, तो सरकार का क्या ये दायित्व है कि वो उसका जवाब दे, या दरअसल इसे उस सवाल की भूमिका या फिर सवाल की महत्ता पर ही सत्ता पक्ष सवाल खड़े कर सकता है। आप जरा इस पर हिसाब लगाइए, क्योंकि दोनों सियासी दल अपने अपने एंगल से इन चीजों को रख रहे हैं।